नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में हुए नुकसान का किया हवाई सर्वेक्षण, प्रभावितों को दिया मदद का भरोसा। युवाओं की दुविधा होगी दूर, भर्ती परीक्षा से जुड़े हर सवाल पर दिए मुख्यमंत्री ने जवाब। उत्तराखंड में बारिश का बरसा कहर, मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत, पिथौरागढ़ में भारी तबाही, घर छोड़कर भागे लोग। जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण ने तोड़ा दम, 2 अस्पताल में भर्ती, अब तक हो चुकी है 8 लोगों की मौत। पंतनगर विवि की स्थापना में जीबी पंत का रहा अमूल्य योगदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के खोतला क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ एवं पुलिस द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सीएम ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। सीएम ने बताया कि यहां काफी नुकसान हुआ है। कोकिला गांव के 58 परिवार के मकान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एलधारा में भूस्खलन हुआ है, उससे धारचूला शहर में मलबा आ गया है। काफी घर उसकी जद में आ गए हैं। हम लोग यहाँ पुनर्वास की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। नेपाल के धारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्र दल लेक में बादल फटने से उफनाए लास्क नाले में भारी तबाही मचाई है। उसका पानी काली नदी में जाने से नवगाड़ गांव और महाकाली नगर पालिका में 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग लापता हैं, जबकि 30 से अधिक मकान जमींदोज हो गए हैं। इधर भारतीय क्षेत्र में भी भारी बारिश आने से पानी और मलबे की वजह से धारचूला के खोतला में 36 मकानों में मलबा पानी भर गया। घर में घुसे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल के धारचूला के दल लेक में शुक्रवार रात 11 बजे के करीब मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लास्कू नाला उफान पर आ गया। स्थानीय लोग जहां इसे बादल फटना बता रहे थे, वहीं प्रशासन अतिवृष्टि कह रहा है। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक जगत गाहा ने बताया कि आपदा से महाकाली नगरपालिका 2 निवासी नंद राम बोहरा और 1 सल्ला निवासी मानमती कार्की, नौगांव पालिका 2 निवासी जानकी और धनुली ठकुआ और मोहनराम पार्की की मौत हो चुकी है। इनके शव बरामद हो चुके हैं। मलबे से सल्ला गांव के 8 मकान समेत कुल 30 मकान जमींदोज हो गए हैं। गांव के बीरा ठगुना को गंभीर चोटें आई हैं। खलगा स्थित दर्शनाथ का स्कूल बह गया। दुहू और महाकाली को जोड़ने वाले लास्कू सस्पेंशन पुल और मोटर पुल भी बह गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं वह रद्द नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की जांच में उन्हीं उम्मीदवारों की परीक्षा निरस्त की जाएगी जो दोषी पाए जाएंगे। लोक सेवा आयोग को जो 23 भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया है, उन्हें मिशन मोड पर कराने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त मेन पावर मुहैया कराएगी। आयोग जल्द अपना नया कैलेंडर जारी करेगा। वहीं विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने भर्ती मामलों, रोजगार, स्वरोजगार और राज्य सरकार की प्राथमिकता और ज्वलंत मुद्दे से जुड़े तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। मेरे पास नौजवान ये शिकायत लेकर आए थे कि लंबे समय से आयोग की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेन ड्राइव से नकल हो रही है। मुझे लगा कि ये संगठित गिरोह का काम है, इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। हमने एसटीएफ को जांच दी है। एसटीएफ अब तक 38 गिरफ्तारी कर चुकी है। हम ऐसी नजीर पेश करने जा रहे हैं कि कोई गड़बड़ी करना तो दूर भविष्य में ऐसा करने की कोई सोचेगा भी नहीं। आयोग की छवि साफ सुथरी है। हमारी कोशिश होगी कि सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द हो जाएं। आप देखेंगे आयोग जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। भर्ती परीक्षा कराने के लिए आयोग को हम अतिरिक्त मैन पावर दे रहे हैं। भर्तियां मिशन मोड में होंगी। देखिए, पूर्व में हुई भर्तियों में घपले नासूर बन गए थे, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामलों से बेशक कुछ तकलीफ होती है, लेकिन व्यवस्था को बदलना है तो कुछ तो झेलना पड़ता ही है। हम जब एक सड़क बनाते हैं तो उसके लिए भी हल्ला मचता है और कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है। वहीं शनिवार सुबह भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं नेपाल के दारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची हुई है। पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 घर जलमग्न हो गए। उधर नेपाल में 5 लोगों की मौत की सूचना है। विकासखंड धारचूला में भारी बारिश के चलते धारचूला क्षेत्र के गलाती, खोतिला और मल्ली बाजार भारी नुकसान हुआ है। खोतिला में 50 से अधिक मकानों में मलबा घुसने से लोगों ने भागकर जान बचाई। वहीं शनिवार सुबह रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ ब्लॉक के तुलंगा गांव में सूरजी देवी गौशाला जा रही थी, तभी अचानक मलबा आ गया, जिससे वे मलबे में दब गई। वहीं रमाधवा चिकित्सालय नारायण कोटी के सामने सड़क कटने से आवाजाही ठप हो गई। गुप्तकाशी, कालीमठ, कोटमा मार्ग, विद्यापीठ और भैरव घाटी पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गया, जबकि नाला जागधार मार्ग इंटर कॉलेज गुप्तकाशी के निकट पुश्ता धंसने से बंद हो गया। उधर पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में भारी बारिश के चलते धारचूला क्षेत्र के गलाती, खोतिला और मल्ली बाजार में भारी नुकसान हुआ है। पैदल पुल बह गए हैं। गलाती के प्रधान राम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। खोतिला में 30 अधिक मकानों में मलबा घुस गया है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पथरी क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई है। आज रविवार को एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। 3 ग्रामीणों को हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 5 फूलगढ़ और 2 शिवगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों ने शुक्रवार और 5 ने शनिवार को दम तोड़ दिया। वहीं रूपा सिंह सोम सिंह निवासी शिवगढ़ की रविवार सुबह मौत हो गई। रूपा सिंह को आज सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह 3 बजे रूपा सिंह को खून की उल्टी हुई। जहरीली शराब कांड में रूपा सिंह की 8वीं मौत है। इसके अलावा अजय पुत्र जोगिंदर निवासी फूलगढ़, करणपाल पुत्र निंतर सिंह निवासी फूलगढ़, सूखा सिंह निवासी शिवगढ़ को रविवार सुबह भर्ती कराया गया है। तीनों को उल्टियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने भी जहरीली शराब पी थी। जिलाधिकारी ने पथरी क्षेत्र में गांव में हुई मौतों की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को भेज दी है। प्रशासन के दावे के मुताबिक शनिवार को गांव में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें कच्ची शराब पीने से सिर्फ 2 ग्रामीण मरे हैं। तीसरे ग्रामीण की बीमारी और चौथे की आपसी मारपीट में चोट लगने से मौत हुई है। प्रशासन ने 3 अन्य ग्रामीणों की शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं की है। वहीं जिलाधिकारी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी की ओर से प्रशासन को भेजी रिपोर्ट के दावे के मुताबिक गांव शिवगढ़ में 1 और फूलगढ़ में 3 ग्रामीणों की शनिवार को मौत हुई। इनमें बिरम सिंह निवासी शिवगढ़ बीमार थे। दावा किया है कि बिरम सिंह के शराब नहीं पीने की जानकारी सामने आई है। अमरपाल निवासी फूलगढ़ का शुक्रवार को झगड़ा हो गया था। मारपीट में घायल होने से उनकी मौत हो गई। थाना पथरी में मारपीट का मुकदमा पंजीकृत है। गांव फूलगढ़ में मनोज और अरुण की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है। प्रथम दृष्टता उक्त प्रकरण में जहरीली शराब सेवन करना प्रतीत नहीं होता है। रिपोर्ट में दावा किया कि ग्राम पंचायत शिवनगर के मजरा, शिवगढ़, फूलगढ़, दुर्गागढ़ और गोविंदगढ़ में किसी अन्य व्यक्ति के बीमार होने की जानकारी नहीं है, लेकिन सभी 4 शव पोस्टमार्टम कराए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरित क्रांति का अग्रदूत रहा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंडित गोविंद बल्लभ को समर्पित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका अमूल्य योगदान रहा। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित पंत जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने जीबी पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि जोशी ने कहा कि अपने 6 दशकों के अस्तित्व में वीवी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऐतिहासिक फसल प्रजातियों और व्यापक शोध के माध्यम से प्रदेश देश को खाद्य संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा की ओर अग्रसर किया है। पंतनगर में पहली बार बना कृषि संग्रहालय छात्रों और देश के नागरिकों के लिए प्रेरणा बिंदु का कार्य करेगा। इस सत्र में पंतनगर के वैज्ञानिकों ने 4 जई पीली सरसों, पंत गिरिराज, पंत पॉपकॉर्न, पंत संकर मक्का, 4 जोहार गेहूं आदि उन्नत किस्म की विभिन्न प्रजातियां विकसित की हैं। विश्व बैंक की टीम ने पंतनगर बीवी में संचालित आईडीपी नाहे परियोजना से विकसित
सभी इकाइयों एवं सुविधाओं का बारीकी से अध्ययन किया, जो गर्व का विषय है। इस परियोजना की ओर से महाविद्यालय के 20 स्नातक छात्रों को इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस जाने का मौका मिला। शिक्षण संस्थाओं की ग्लोबल रैंकिंग में सबसे अग्रणी और प्रतिष्ठित QSC रैंकिंग में पहली बार देश के एकमात्र कृषि संस्थान के रूप में 361वें स्थान पर आने का गौरव पाया। कृषि मंत्री ने कृषि महाविद्यालय में वेलनेस एवं मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर फसल अनुसंधान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। वहां कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, कुल सचिव डॉक्टर AK शुक्ला, विधायक डॉक्टर मोहन सिंह और आदि लोग मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आनंद सिंह, असगोला, MT पांडे और विमला तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंत जयंती आयोजन समिति की ओर से आशुतोष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। उन्होंने पंत को श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के लिए उनके योगदान को याद किया। वहां मौजूद लोगों ने जीबी पंत के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि पंत ने वर्ष 1960 में एशिया के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री रहे। एक राजनेता के रूप में उन्होंने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताया कि जीबी पंत सोसाइटी की ओर से जीबी पंत के जीवन पर स्मारक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि बेहद ही सराहनीय है। वहां विधायक शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, कार्यक्रम संयोजक राम प्रकाश गुप्ता, सुरेश परिहार, उमा जोशी, नेत्रपाल आदि थे। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम युगल किशोर पंत ने पंत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां एजीएम जय भारत सिंह, OC कलेक्ट्रेट मनीष बिष्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी आदि थे। इधर पुलिस कार्यालय में SSP मंजूनाथ, TC SP सिटी रुद्रपुर मनोज कात्याल, SP क्राइम अभय सिंह, CO संचार देवधारा मठपाल, CEO सिटी आशीष भारद्वाज आदि ने पंत को श्रद्धांजलि दी। नगर पंचायत सभागार दिनेशपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहां नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार, हिमांशु सरकार, सुनीता मिस्त्री, चंद्रकांत मंडल, सुकुमार सरकार, गोविंद मंडल, राजेश नारंग, जीतू चंद्र आदि मौजूद रहे। उधम सिंह नगर जिले में 1406 आंगनवाड़ी केंद्र किराए पर चल रहे हैं। इनके भवन निर्माण के लिए बाल विकास विभाग ने सरकार से 101 करोड़ रुपए के बजट की मांग की है।
बजट मिलने पर किराए के छोटे से कमरों या अन्य भवनों में पढ़ रहे बच्चों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार बजट जारी नहीं कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले में कुल 2337 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 981 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ही अपने भवन हैं। शेष आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं। किराए पर छोटे कमरे वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठने में बच्चों को परेशानी हो रही है, जबकि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने घरों में ही केंद्र खोलकर किराए के साथ मानदेय का भी दोहरा लाभ ले रहे हैं। किराए के भवनों में चल रहे 1406 आंगनबाड़ी केंद्रों में से CSR मंद से 200 नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को निजी स्कूलों की तरह प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए थीमेट्रिक पेंटिंग, आंगनबाड़ी केंद्रों में रसोई, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर भी मिलेगा। लेकिन शेष 1206 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ऐसी सुविधाएं दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। भवन निर्माण के लिए बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में 1406 आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से किराए के भवनों में चल रहे हैं। इनमें से 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण CSR मद से हो रहा है, जबकि 1206 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए सरकार से 101 करोड़ रुपए की बजट की मांग की गई है। इनके निर्माण के लिए भूमि चयनित की जा रही है। कोरोना काल में छात्र संघ चुनाव नहीं होने और अब उम्र की बाध्यता के चलते छात्र संघ चुनाव लड़ने से वंचित होने वाले छात्र नेताओं को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में 2 साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। DAV कॉलेज देहरादून के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके। अब आयु सीमा अधिक होने के कारण वे छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को एक मूल्यवान अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आयु में 2 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे प्राथमिकता के रूप में लिया जा सकता है। किसी भी अन्य उम्मीदवारों को जिन्हें चुनाव में भाग लेने के किसी भी अवसर से वंचित किया गया है, उन्हें भी 2 साल के लिए आयु में छूट दी जा सकती है। उत्तराखंड के रुद्रपुर की मूल ब्रिटिश नागरिक निधि कर ने प्लास्टिक बैग के विकल्प के तौर पर बायो बैग प्रस्तुत किया है, जिसे दुनिया भर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए निधि के इस प्रयास पर वर्ष 2021 में बिग स्टेशनेबिलिटी अवार्ड्स और अभिनव पर्यावरण उद्यम के लिए राष्ट्रीय SME पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अरुण कर की पत्नी निधि कर का जन्म रुद्रपुर के किच्छा में हुआ। यहाँ पिता विनोद और माता शैली फुतेला के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रुद्रपुर और फिर नैनीताल में प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने के बाद निधि ने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम किया। शादी के बाद वे यूनाइटेड किंगडम चली गई और पति के व्यवसाय में हाथ बटाने लगी। अपने बचपन के दिनों से ही समाज की बेहतरी के लिए कुछ अलग करने की चाह ने उन्हें बायो बैग बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सके। यूके से फोन पर निधि से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि बायो बैग बनाने के लिए गुजरात में कारखाना लगाया गया है। यहाँ से ये बैग भारत, यूके, जर्मनी सहित अन्य देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये बैग पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार किए जाते हैं, लेकिन मजबूती के मामले में ये प्लास्टिक को भी मात देते हैं। प्लास्टिक के विपरीत इस बैग को बनाने में किसी भी प्रकार के रसायन या अन्य घातक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए ये बैग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जो उपयोग के बाद कुछ समय में मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाते हैं। ये बैग किसी भी प्रकार के जानवरों या समुद्री जीवों के नुकसानदायक नहीं है। निधि और उनके पति अरुण कर अर्थनेस्ट नामक कंपनी चलाते हैं। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ग्लेन
मैकग्रेथन और बैटरी जैसे अपने जमाने के कई दिग्गज क्रिकेट जल्द ही दून में गेंद व बल्ले से जलवा दिखाएंगे। 21 से 25 सितंबर तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन के 6 मुकाबले रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 10 सितंबर से कानपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट में भारत लीजेंड समेत 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका आयोजन एक निजी कंपनी की ओर से किया जा रहा है। सीरीज के 6 मैच देहरादून में खेले जाएंगे। सभी मैचों के जरिए लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मैचों के टिकट की बुक माई शो पर ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमों के मैच होंगे। स्टेडियम का संचालन कर रही कंपनी से जुड़े पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि स्टेडियम में होने वाली सीरीज के शेड्यूल की जानकारी मिली है। मैचों के टिकट की बुकिंग बुक माई शो पर ऑनलाइन हो रही है। टिकटों की कीमत 300 से लेकर 2000 रुपए तक है। 22 और 24 सितंबर को इंडिया के मैचों के लिए अधिकतर टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेपर लीक मामले में अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भी जांच घूम गई है। शासन ने आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी और 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इस बात अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन सिंह रयाल ने आदेश जारी किए हैं। 22 जुलाई को स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। 25 जुलाई से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें आयोग के पूर्व और वर्तमान अफसरों की भूमिका की तरफ शक तो जाता था, लेकिन एसटीएफ को साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय ने आयोग के अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश के लिए शासन को पत्र लिखा। इस क्रम में विधिवत आदेश हो गए हैं। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रायल ने विजिलेंस को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के दायरे में पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी, उनके सेवानिवृत्ति के बाद प्रभार संभाल रहे पूर्व सचिव संतोष बडोनी, अनुभाग लाल आएंगे। टीम बनाकर जांच शुरू कर संतोष बडोनी को पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया था। स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली की जांच के दौरान दर्जनों भर्तियों में घपले की बात सामने आई थी। इनमें से एक 2015 में सीधी दरोगा भर्ती, इसके लिए भी विजिलेंस जांच की सिफारिशें की थी। आदेश हो गए थे। निदेशक सिन्हा का कहना है कि देहरादून सेक्टर में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। टीमों को बनाकर अब पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। सड़क पर ट्रैफिक पीने और को धमकाने के आरोपी बॉबी कटारिया का कर दिया। वारंट चस्पा करने के लिए कैंट पुलिस की टीम रवाना हो गई है। बॉबी कटारिया अब भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसकी तलाश में को बॉबी कटारिया का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह सड़क पर शराब पीता दिख रहा था। इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पता चला कि ये वीडियो उसने 25 जुलाई को किमाड़ी मार्ग पर बनवाया था। के बाद कटारिया ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस को धमकी भी दी थी। मामले में उसे कई बार बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह नहीं आया। पिछले दिनों पुलिस ने गैर जमानती वारंट हासिल कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू की, लेकिन वह अंडरग्राउंड हो गया। पर्याप्त दबिश के पुलिस ने उसके कुर्की वारंट
मामले में पुलिस ने चौथे हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई है। यहां तक कि जगदीश को कितनी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया, मामले में लगी हुई है। निवासी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र सिंह जगदीश हत्याकांड का वह आरोपी है जिसने जगदीश की पत्नी गीता उर्फ गुड्डी के परिजनों के साथ मिलकर जगदीश की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह मृत नंदन का दोस्त था। उसके साथ नंदी नदी में से रेत निकाल कर ढोने का काम करता था। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने बताया कि 1 सितंबर को सेलापानी पुल के पास से सुबह 7 से 8 बजे के बीच जगदीश का अपहरण किया गया था। इसके बाद उसे कमरे में कैद करके इसके बाद परिजनों ने उससे गीता के बारे में पूछताछ शुरू की, साथ ही उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच जगदीश ने गीता के किसी नारायण के घर होने की सूचना दी, लेकिन वहां परिजनों को जब गीता नहीं मिली तो वह बौखला गए और वापस आकर दोबारा से मारपीट की। इस करीब 8 बजे जगदीश दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जगदीश के शरीर पर 27 चोटें और 4 जगह फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। जिले में शराब पीने से ग्रामीणों की कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हरिद्वार जिले के ग्राम फूलगढ़ एवं शिवगढ़ थाना पथरी में शराब के सेवन से जनहानि आबकारी मुख्यालय के प्राथमिक रिपोर्ट में मृत के शराब के सेवन की पुष्टि हुई है। इस प्रकरण में लश्कर हरिद्वार एवं जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार के स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। मामले में लश्कर हरिद्वार के आबकारी निरीक्षक भरत प्रसाद, प्रधान आबकारी सिपाही सिंह रावत, आबकारी सिपाही कुमार, जनपदीय हरिद्वार के उप आबकारी निरीक्षक किशन सिंह चौहान, प्रधान आबकारी सिपाही डिंपल रानी, प्रधान आबकारी सिपाही राजीव कुमार सेनी, प्रधान आबकारी सिपाही अनिरुद्ध शर्मा एवं आबकारी सिपाही प्रदीप दयाल को निलंबित कर दिया गया। निरीक्षक एवं सिपाही संयुक्त आबकारी मंडल के कार्यालय से किया गया है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी निलंबित निरीक्षक एवं सिपाहियों के खिलाफ अनुशासनात्मकता कार्रवाई एवं जांच अधिकारी के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में शिवगढ़ और गढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों देहरादून पुलिस अलर्ट। वहीं शनिवार रात एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री करने वालों को चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में देहरादून जिले में भी हरियाणा और पंजाब का अवरुद्ध शराब की है। कुल्हाड़ी, सहारनपुर, आशा रोडी में अवैध शराब बरामद की गई थी। लिहाजा इन रास्तों पर चेकिंग करते हुए अवैध शराब पर निगरानी रखें। उत्तराखंड देश दुनिया में अपनी दुर्लभ के लिए जाना, लेकिन हैरत की बात बीते 14 सालों बाघ, हाथी और बंदरों को छोड़ अन्य जीवों की गणना ही नहीं हो पा रही। वन विभाग को पता ही नहीं प्रदेश में वन्य जीवों की आबादी घट रही है यहाँ या फिर बढ़ रही है। वन्य जीवों की गणना नहीं होने से राज्य में कस्तूरी मृग, भालू, लोमड़ी, मुनहाल सहित 20 से अधिक लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या का वन विभाग को भी पता नहीं है। ऐसे में यदि विभाग इनके संरक्षण की कोई कार्य योजना बनाता भी है तो उसे कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पशु प्रेमियों को लेकर है जब वन्य जीवों का सही नहीं है, ऐसे में इनके संरक्षण के प्रयासों का मूल्यांकन कैसे और किस आधार पर किया जा रहा है। ये बात सही है कि बीते 14 सालों से प्रदेश में वन्य जीवों की गणना नहीं हो पाई है। प्रमुख वन्य जीवों की गणना समय समय पर होती रही है और पर हाथी जैसे बड़े जानवरों को आधार जीवों की गणना का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है। हालांकि इस बात का भी परीक्षण कराया जा रहा है कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार अन्य वन जीवों की गणना की जाए। फिलहाल मध्य हिमालय क्षेत्र में गुलदार की गणना जारी। फिलहाल अभी हमारे
इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लहरों से डरकर